Hello guys, welcome to everyone. My today's topic is molecular and empirical formula. आज का जो टॉपिक है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करना है वो हमारा है मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं आपसे पहले सिंपल वे में अपनी बात को कहता हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल बोलते हैं, आपको कोई मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे आपसे बोलता हूँ कि मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की और बोलता हूँ इसका कोई केमिकल फॉर्मूला होता है, तो यस आप बोलेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है जी, हमारा H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई बेंजीन, तो जैसे ही मैं बेंजीन बोलूँगा आपसे बोलूँगा इसका कोई केमिकल फॉर्मूला है, तो यस C6H6। अगर मैं आपसे बात करता हूँ भाई ग्लूकोज, ठीक है जी, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला बता देंगे भाई C6H12O6 होता है। अब ये क्या है, अगर हम बात करते हैं ये जो फॉर्मूले आपको जो मैंने बताए हुए हैं, ये सभी के सभी फॉर्मूले हमारे क्या बताते हैं आपको, ये सभी के सभी फॉर्मूले अगर हम बात करते हैं तो दिस गिव्स अस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। जो आपको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स की ये हमारी क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यानी हमने इनको एक सिंबल दिया हुआ है H2O2, किसका सिंबल है हमारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। अगर बेंजीन की बात करें C6H6, ग्लूकोज की बात करते हो आप C6H12O6, ये सभी क्या हमारे पास में एक सिंबल्स आपको दे रखे हैं इन मॉलिक्यूल्स के। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये सारे सिंबल आए कैसे हैं भाई, हमने इनको ये सिंबल दिए क्यों हैं, क्या रीज़न है इन सिंबल्स का, क्यों हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सारी बातें माइंड में आती हैं हमारी कि भाई ये फॉर्मूले हमारे बन कैसे रहे हैं। ठीक है जी। तो उन्हीं फॉर्मूलों को समझने की बात यहाँ पर हमने करनी है। एक्चुअली में अगर H2O2 की बात करते हैं, जैसे मैं आपसे H2O2 की बात ही करता हूँ सबसे सिंपल वे में। पहले हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें देख रहे हो कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये दो एटम से मिलकर बन रहे हैं, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है। तो अगर यहाँ पर देखें तो इनका आपका एटॉमिक रेशो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है भाई 2:2। यानी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप इसको लिख सकते हो 1:1। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेशो है वो क्या है आपका 1:1 का रेशो है। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात पहले करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि जब एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होता है तो उसी से ही हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला निकलता है। यानी फर्स्ट किसी भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना होता है, पहले उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ता है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये भी बात करूँगा आपसे मैं। फिलहाल एग्जाम्पल में समझते हैं हम। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के केस में कोई भी कंपाउंड दिया हुआ उसका कोई हमारा मॉलिक्यूल है, उस केस में अगर आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये आपका एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है, किसका जी, एटम्स का। यानी एटॉमिक रेशो होता है, एटम्स जिस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं उनका एक होल नंबर रेशो होता है। ठीक है जी। लेकिन ये ट्रू फॉर्मूला नहीं है, जो आपका जो मॉलिक्यूल है उसका ट्रू फॉर्मूला नहीं है। आप बोलेंगे इसका एक्चुअल जो रेशो है वो एक्चुअल रेशो ये नहीं है, लेकिन आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बताता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो उन एटम्स का क्या है मॉलिक्यूल के अंदर जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो आपको पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो इनके बीच का रेशो क्या है आपका 1:1 है। क्या है जी, 1:1 है हमारा। ठीक है जी। जिस रेशो में ये कंबाइन हो रहे हैं तो 1:1 क्या हो गया, यानी कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:1 है, जो OH है हमारा, यही क्या है हमारा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्या है जी इसका, ये अगर आपसे बोलते हैं कि भाई आपके पास में H2O2 है, इसका कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, तो बोलेंगे यस एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है इसका, OH।
क्योंकि H2O2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, 1:1 के रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये आपका हो गया इम्पीरिकल फॉर्मूला, ठीक है जी। अब आप देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर देखें तो H2O2 का फॉर्मूला क्या है हमारा, H2O2 का फॉर्मूला क्या दिखाया, वो दिखाई दे रहा है हमारे पास में भाई 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर इधर देखिए, अब आप अगर मैं यहाँ जो 1:1 का रेशो है, जो HO है जो हमारा, जहाँ पे 1:1 का रेशो है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूँ तो यही क्या हो जाता है हमारा, बोलेंगे क्या देगा हमारे को भाई, H2O2। यानी अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है H2O2 जो बना हुआ है, यही क्या बन रहा है हमारा इसका, आप बोलेंगे तो अभी पीछे मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ था एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो H2O2 क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। H2O2 क्या बन गया, H2O2 क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, किसका जी, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का। जब हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अब आपका देखो, जैसे अब आप इनके मास के में भी कंपैरिजन करते हैं, जैसे आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इसका जो मास निकालेंगे तो उसे बोलेंगे हमारा ये क्या हो गया, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बनेगा। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूले में जो भी आपके पास में एटम्स का जो रेशो है, उनके मासेस की बात करेंगे तो वो क्या बन जाता है, टोटल सम उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, 1 हो गया, देखो ऑक्सीजन का कितना हो गया, आप बोलेंगे तो 16 हो गया, यानी 16 और +1 क्या हो गया, 17 हो गया। तो 17 जो है हमारे पास में, ये क्या हो गया, आप बोलेंगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, ठीक है जी। अब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना हुआ है, आप देख रहे हो H2O2 है, ये यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसी को, तो ये क्या बन गया हमारा, H2O2 बन गया, यानी कि ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया हुआ है, इस कंडीशन में आप इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, आप इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो 2 × में क्या हो गया, आप बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये जो वैल्यू आपने ले रखी है, ये जो आपको ने इंटीजर लिया हुआ है, ये जो आपने इंटीजर लिया हुआ है, इंटीजर लिया हुआ है, तो यही क्या है हमारे पास में वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पर आपकी होगी, ठीक है जी, उतने ही टाइम्स आपका मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या होगा, एम्पिरिकल मास के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने देखा ये वैल्यू 2 थी, तो जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला था उससे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बन रहा है वो क्या बन गया, 2 टाइम्स बन गया। अगर यहाँ पर आपसे बात करें तो 2 × क्या कर देंगे आप, 17 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये क्या बन जाएगा हमारा, 34 ग्राम पर मोल, ये आपका इसका मोलर मास बन जाएगा। तो इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ आपको, ये क्या है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है आपका, ठीक है जी, होल नंबर में होगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपने, ये कभी भी वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है, ऑलवेज आपके लिए होल नंबर में ही वैल्यू होगी। यानी आप इसको इंटीजर को आप n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। कभी भी क्या होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, हाफ नहीं होगी, पॉइंटों में नहीं होगी। तो आप जैसे मान लो बोले कि 1.5 हो सकती है, तो नहीं हो सकती है, ठीक है जी, ठीक है जी, 2.5 हो सकती है, 2.4 हो सकती है, 2.7 हो सकती है, नहीं हो सकती। ऑलवेज होल नंबर में वैल्यू होती है किसकी जी, n की वैल्यू। तब आपको यहाँ पर एक बात और समझ में आ रही होगी यहाँ पर इस केस को देखते हुए कि भाई अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो भाई n × में एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, n × में एम्पिरिकल फॉर्मूला। छोटी सी बात यहाँ पे मैंने क्लियर करी है आपको, बाकी अभी इसकी स्टेटमेंट्स वगैरह और ये सारी बातें भी करेंगे हम। फिलहाल मैं जो आपको बताना चाहता था कि अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल गिवन है, उसमें जो होल नंबर में एटम्स का जो रेशो होता है, ठीक है जी, जिस रेशो में एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो उस होल नंबर रेशो को, जो सिंपलेस्ट रेशो होता है, यानी सिंपलेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है जी, तो सिंपलेस्ट जो रेशो होता है होल नंबर में,
जिसमें एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, और वही क्या कहलाता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। एम्पिरिकल फॉर्मूले के साथ में जब n के साथ में उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है जी, n के साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाता है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप उनके मासेस का कंपैरिजन करेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो भी होगा, जितनी भी टाइम्स n की वैल्यू आप लेके चल रहे हो आप, उतने टाइम्स आपका मोलर मास क्या होगा वहाँ पे इंक्रीज होगा जी, ठीक है जी। तो ये छोटी सी बात यहाँ पे मैंने आपको समझाई। अब ये तो मैंने आपको जैसे H2O2 का एग्जांपल लिया, और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है जी, C6H6 है। आप देख रहे थे अभी, आप यहाँ पर इनका जो रेशो है आप देख रहे हो 6:6 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बोल सकते हैं, 1:1 हो सकता है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे। तो यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका सिंपलेस्ट रेशो कौन सा है, तो सिंपलेस्ट रेशो कौन सा है, 1:1, जिसके अंदर ये कंबाइन हो रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं, 1:1। 1 कार्बन का और 1 हाइड्रोजन का रेशो बन रहा है हमारा। तो यानी कि आपका ये जो 1:1 आपने निकाला हुआ है, जो CH निकाला हुआ है, यही CH क्या हो गया। अगर हम आपसे बोलें ये CH क्या है हमारा, यही आप बोलेंगे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे बोलते हैं कि बेंजीन के केस में इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए, तो क्या हो गया जी, CH हो गया। क्यों आपका ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर इनके जो एटम्स का जो रेशो है, होल नंबर रेशो है और सिंपलेस्ट रेशो है हमारा। तो डेट्स वाई यही बोलेंगे हमारा क्या है जी, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हमारा ट्रू फॉर्मूला होता है। ट्रू फॉर्मूला मतलब आप कह सकते हो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जितने होने चाहिए, ठीक है जी। तो आपका इसमें क्या है, देखो आप CH है, अब आपका 6H6 बनाने के लिए क्या करेंगे बोलो, हम इसको क्या कर दें बोलो, हम मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दें तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर मैं बोलूँ आपसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा बोलेंगे, तो वही n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलेंगे, तो आप बोलेंगे n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही होता है हमारा केस। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको भाई, क्या चीज़ नज़र आ रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे बोले हो, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, n इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आप n क्या है बोलेंगे तो यहाँ पर इसके हिसाब से देख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप हम वेरीफाई कर रहे हैं आंसर आपके लिए भाई। ये आपको देखो ये दिखाई दे रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6 है। ये कब आ रहा है, जब n की वैल्यू क्या रख के चल रहे हो आप, 6 लेके चल रहे हो। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हमारा CH है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा C6H6। यही हमारा क्या है, इसका बोलेंगे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या हमारा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। तो बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं और अच्छी तरीके से बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ ग्लूकोज की, अगर मैं आपसे बात करता हूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप, C6H12O6। C6H12O6 यहाँ पे क्या है, 6:12:6। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा बोलेंगे, तो 1:2:1। यानी हमारा जो सिंपलेस्ट रेशो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 1:1 बन रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए आप, तो क्या बोलेंगे, 1:1 का रेशो, यानी कि C और H क्या हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये भी 1। तो ये क्या बन गया हमारा बोलेंगे, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया किसका जी, ग्लूकोज का। यानी ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका है, ये ग्लूकोज का, ठीक है जी। आप देखिए इस तरीके से आप समझ में आ रही होगी बात आपको सभी को। यानी आप क्या करेंगे, अब आप इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ C6H12O6 की, ये कैसे मिलेगा हमारे को बोलेंगे, तो 6 इंटू में बोलेंगे CH2O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये हो गई, n की वैल्यू मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारा जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है जी। तो आपका ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हो गया आपका n, और ये आपका बन गया जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है जी। तो
तो आपको देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बन रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूले के थ्रू, ये वाली बात मैंने आपको समझाई है यहाँ पे, ठीक है जी। तो आई थिंक सो इतनी बातें आपको समझ में आई गई होंगी कि अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो तो उस मॉलिक्यूल में कैसे बता देंगे कि भाई हमारा उसके अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है उसका, और एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हमारे पास बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू क्या रख रहे हैं वहाँ पर हम कि उसका हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जा रहा है। अब देखिए ज़रा डेफिनेशन और देख लेते हैं थोड़ा सा हम। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला की क्या डेफिनेशन होती है, देखिए, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, it is the simplest whole number ratio of atoms of various elements. It is the simplest whole number ratio of atoms of various elements present in a molecule of the compound। ठीक है जी। तो इतने सारे पीछे मैंने एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, उन सभी में ये सारी बातें मैं डेफिनेशन की बात ऑलरेडी आ चुकी थी, वहाँ पर आपने नोट भी किया होगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये क्या होता है, एटम्स के बीच का होल नंबर रेशो होता है, ठीक है जी। जो वेरियस एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं आपस में कंबाइन हो रहे थे, उस कंडीशन में उनके बीच में क्या देखते हैं हम, उनका एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देखते हैं, ठीक है जी। कोई भी मॉलिक्यूल है किसी भी कंपाउंड के केस में, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उनका होल नंबर रेशो क्या देता है हमारे को, एम्पिरिकल फॉर्मूला देता है, ठीक है जी। अब ऐसी हमारे पास में अब आपसे बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एक्चुअल रेशो, it expresses the actual ratio of atoms of various elements present in a molecule of the compound। ठीक है जी। तो ये आपको मालूम है एक तरीके का ट्रू फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स का रेशो गिवन होता है, या आप कह सकते हो कि एटम्स जिस रेशो में कंबाइन हो रहे होते हैं वो रेशो उनका क्या होता है, एक एक्चुअल रेशो होता है, जिससे हमारा ट्रू फॉर्मूला बन करके आता है, ठीक है जी। तो किसी भी कंपाउंड के केस में कोई मॉलिक्यूल है, उसमें जब एटम्स हमारे एक्चुअल रेशो में कंबाइन हो रहे हैं और हमारे को ट्रू फॉर्मूला दे रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है हमारा ट्रू फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है उस मॉलिक्यूल का, ठीक है जी। तो आई थिंक सो समझ में आ गई होगी बात। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे हमें एन की वैल्यू का आइडिया नहीं है कि भाई एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करने का भी हमारे पास में तरीका होता है। तो अब एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं सिंपल, पहले एक रिलेशन बताते हैं आपको, नोट करना है आपने, रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलिकुलर, रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलिकुलर मास, या फॉर्मूले की चलो टर्म में ले लेते हैं, चलो, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है जी। रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही है अभी आपको पीछे, भाई मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू में एन इंटू में एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला,
अब n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, देखो n इक्वल टू होता है हमारा मोलर मास अपॉन में इंपीरिकल फॉर्मूला मास, इंपीरिकल फॉर्मूला मास। अभी मैंने मोलर मास की बात बताई थी ना भाई आपको, कि मोलर मास किस तरीके से हमारे पास में क्या था, इंपीरिकल फॉर्मूला मास था। n की वैल्यू आप जब मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमारे पास में क्या बन गया था उसका, भाई मोलर मास बन गया था हमारा। तो वहाँ से अगर हम n निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। n का फॉर्मूला उसके टर्म में क्या हो जाएगा, अगर मोलर मास की वैल्यू गिवन हो हमारे को, इंपीरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया है तो उससे हम इंपीरिकल फॉर्मूला मास बना लेंगे वहाँ पे। तो दोनों का रेशियो अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है उस कंडीशन में, अगर हमारे को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पर n निकाल करके बताएंगे आप किस तरीके से आप n निकालते हैं आप। तो ये आपका हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूले के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है और n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर हम और ऐड करेंगे, मैं बात करने जा रहा हूँ मोलर मास की। कई बार क्या होता है कि जो कंपाउंड दिया होता है वो वोलेटाइल दे रखा होता है, तो अब आप नोट करेंगे फॉर वोलेटाइल कंपाउंड, फॉर वोलेटाइल कंपाउंड, फॉर वोलेटाइल कंपाउंड, ठीक है जी। वोलेटाइल कंपाउंड के लिए आप देखिए बात करते हैं अगर हम, तो मोलर मास जो होता है ना हमारा, वोलेटाइल वो होते हैं ना जो आपका आसानी से अपने वेपर प्रोड्यूस कर लेते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं वोलेटाइल कंपाउंड। तो मोलर मास इक्वल टू निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें देखिए आप बोलेंगे मोलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ज़रूर दे रखी होगी वहाँ पर, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये एक फॉर्मूला होता है किसके लिए, वोलेटाइल कंपाउंड के लिए। अब मान लीजिए हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमारे को भाई कोई वोलेटाइल कंपाउंड दिया हुआ है, उस केस में उसकी वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप मोलर मास बना सकते हैं आप, ठीक है जी। एक चीज़ और मैं आपसे बताता हूँ आपको कि जैसे कई बार क्या होता है कि ना, जैसे वोलेटाइल कंपाउंड दिया हुआ है, वोलेटाइल कंपाउंड दिया हुआ है, उसके लिए एसटीपी कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और यहाँ पर हम ऐड करते हैं, एट एसटीपी कंडीशंस, एट एसटीपी कंडीशन, ठीक है जी। तो 22.4 लीटर वेपर्स, 22.4 लीटर वेपर्स मास, 22.4 लीटर वेपर्स मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो इज इक्वल टू, ठीक है जी, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी मैं वेपर्स के टर्म में ही बात कर रहा हूं। अगर आपको एसटीपी कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन में 22.4 लीटर वेपर्स का, ठीक है जी, मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके इक्वल होता है, उसके मोलर मास के इक्वल होता है। तो आपको अगर ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है एसटीपी कंडीशन, तो उस कंडीशन में अगर आपको मोलर मास चाहिए तो आपका जो 22.4 लीटर, ठीक है जी, उसके लिए मास आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए जो भी मास आप कैलकुलेट करेंगे वही क्या कहलाएगा, उसका मोलर मास कहलाएगा सब्सटेंस का, ठीक है जी। तो ये वाली बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। हो सकता है इसकी न्यूमेरिकल में आपको ज़रूरत पड़े, तो आप इसको ध्यान में रखिए। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल की, जिसके थ्रू हम इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही कैलकुलेट करेंगे। हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, हम यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास में दोनों ही बातें आ जाती हैं, वहाँ पर इंपीरिकल फॉर्मूला की भी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की भी। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई एलिमेंट दिया हुआ है, कोई एलिमेंट दे रखा है हमारे पास में, एलिमेंट्स हमारे पास में गिवन है। एक तो दे रखा है हमारे पास में आयरन, ठीक है, Fe दे रखा है, ठीक है जी, Fe दे रखा है। तो उसके लिए आपको जो मास दिया हुआ है इसने 69.9% दिया हुआ है, मास परसेंटेज की वैल्यू। ये आपके पास में, आपसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी जी,
ऑक्साइड ऑफ आयरन की, कोई आयरन का ऑक्साइड है, उसमें आपके पास में आयरन की परसेंटेज कितनी दे रखी है, मास परसेंटेज 69.9%, और ऑक्सीजन की जो दे रखी है वैल्यू 30.1%। आपका कोई ऑक्साइड ऑफ आयरन है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन और आयरन प्रेजेंट हैं। इसमें आयरन की जो परसेंटेज दे रखी है, मास परसेंटेज 69.9% दे रखी है। ऑक्सीजन की जो वैल्यू दे रखी है आपको 30.1% दे रखी है, ठीक है जी। और आपको यहाँ पे मोलर मास भी दिया हुआ है गिवन में, आपको गिवन में आप नोट कर लेंगे, मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये वैल्यू दे रखी है 159.8 ग्राम पर मोल। और एटॉमिक मासेस दे रखे हैं आपको, एटॉमिक मास दे रखा है आपको आयरन के लिए, Fe के लिए दे रखा है 55.85, ठीक है जी। और ऑक्सीजन के लिए दे रखा है 16 AMU एंड 55.85 AMU वैल्यू दे रखी है। आयरन के लिए कितनी दे रखी है, 55.85 AMU, और आपको ऑक्सीजन के लिए दे रखी है 16 AMU। आपको कैलकुलेट करना है, इतनी वैल्यूज आपके पास गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट आपको बोल रहा है, एक तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल करके बताइए आप, और दूसरा आप बोल रहा है भी मोलिकुलर फॉर्मूला आप फाइंड आउट करके बताइए। आप यहाँ पे दोनों की वैल्यूज आपने निकालनी है। तो एक काम करते हैं, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जब आपने कैलकुलेट करना होता है, एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आता है तो किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना होता है, उसका सिस्टमेटिक पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को लेकर के चलते हैं अब, ठीक है जी। देखिए, इसके लिए एक टेबल बनानी होती है आपको। इसमें सबसे पहले आप एलिमेंट्स को दिखाएंगे भी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो आपको मालूम है, एक तो मैंने आयरन लिया हुआ है और एक मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है जी, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास। तो आयरन के लिए मैंने कितना बताया था आपको, 69.9, ऑक्सीजन के लिए कितना बताया था आपको, 30.1, ठीक है जी, मास परसेंटेज। इसके बाद आपसे बात करते हैं एटॉमिक मासेस की। भाई एटॉमिक मासेस कितने दिए हुए हैं आपको, आयरन के लिए कितना दिया हुआ है, 55.85 दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ये हो गया। इसके बाद आप निकालते हो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स एन कैसे निकलते हैं, W/M। एक काम करते हैं, परसेंटेज बाय मास है ना, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लेते हैं कि आयरन ऑक्साइड टोटल कितना है, 100 ग्राम है। तो इसके हिसाब से आयरन कितना हो जाएगा, 69.9 हो जाएगा, और आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 30.1 हो जाएगा, ठीक है जी। टोटल 100 की बात कर रहे हैं तो W की वैल्यू हो जाएगी ना, इसका मतलब उसके हिसाब से फिर अब ये कितना हो जाएगा, W/M करना है। W यानी यहाँ से मिल गया हमारे को, और आपका M यानी कि इसका जो एटॉमिक मास है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 69.9 अपॉन में क्या हो गया, 55.85, ऐसे क्या हो जाएगा हमारा 30.1 अपॉन में क्या हो गया 16। अब आप इनको डिवाइड कर दो आप, तो ये वैल्यू जब डिवाइड करोगे आपकी, तो ये आ रही है आपकी 1.25 आ जाएगी इसकी वैल्यू, अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप सॉल्व कर लेना आप, यही आ जाएगी। इसके लिए बात करते हैं तो ये आपकी आ रही है 1.88, ठीक है जी। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है डिवाइड करके 1.25 आ रहा है, और इसका आ रहा है 1.88। अब आपके पास देख लीजिए, ये दो वैल्यूज नज़र आ रही हैं आपको। अब देखना क्या होता है यहाँ पर, आपको अगले स्टेप में आपको निकालना होता है सिंपल मोलर रेशो। सिंपल मोलर रेशो, सिंपल मोलर रेशो कैसे निकलता है। अब आपके पास तो यहाँ पे दो ही एलिमेंट दे रखे हैं, हो सकता है कि और भी ज़्यादा एलिमेंट दे रखे हो, तो उन एलिमेंट्स में देख लेना है कि जो वैल्यूज आपने निकाली हुई है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, उस लीस्ट वैल्यू से सभी को डिवाइड कर देना है आपने, जितनी भी टोटल वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट दोनों में से कौन सी है बोलेंगे तो 1.25 है, तो 1.25 से डिवाइड करेंगे पूरे केस को, तो 1.25 अपॉन में 1.25, ये आ गया 1, ऐसे ही हमारा क्या हो गया 1.88 अपॉन में 1.25,
ये डिवाइड कर देंगे आप, ये हो जाएगा 1.5। अब देखना ये है कि कोई वैल्यू आपकी, ठीक है, डेसिमल पॉइंट में तो नहीं है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं है। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अगला स्टेप हमारे को होल नंबर का लेना होता है एक्चुअली में, क्योंकि आपको पता है आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। इंपीरिकल फॉर्मूला होता क्या है, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो यहाँ पर आपको होल नंबर रेशो निकालना है। यहाँ पर आपको देखो 1.5, ठीक है जी, डेसिमल में वैल्यू दे रखी है हमारे को, इसको होल नंबर में बदलिए आप। तो आप इसको एक काम करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो दोनों को तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा आपका, यानी होल नंबर में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, दोनों वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बन जाएगा हमारा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब क्या कर दिया आपने भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला, यानी आपका Fe कितना हो रहा है देखेंगे, आयरन कितना हो रहा है बोलेंगे तो 2 हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास में 3 है। तो इस तरीके से बोलेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला इज Fe2O3। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3 हो गया, ठीक है जी। एलिमेंट कौन सा था यहाँ पे, Fe था, यहाँ पे सिंबल भी डाल दो आप, और ऑक्सीजन यानी कि O की बात हो रही थी। आपने देखा इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल लिया जी। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या निकल कर क्या आ रहा है, Fe2O3। रिपीट करता हूँ बात को, थोड़ा सा ध्यान देना। एलिमेंट, उनके सिंबल के लिए भी चाहो तो ये सिंबल चाहो तो अगले स्टेप में भी दिखा सकते हो आप, एलिमेंट और उनके सिंबल मैंने साथ में दिखा दिए हैं। मास परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है, परसेंटेज बाय मास आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं दे रखा तो आपको निकालने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो परसेंटेज बाय मास, उसके बाद में एटॉमिक मासेस, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो W/m कर देंगे आप, टोटल 100 मान करके। तो इस तरीके से इनके वैल्यूज आ जाएंगे। तो आपको सबसे जो लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी, उसी से सभी को डिवाइड कर देना है। तो आप देख लेंगे, फिर इस तरीके से बात आ गई हमारी। अब उसमें देख लेना है, अगर होल नंबर में वैल्यू ना दे रखी हो तो उसको होल नंबर में चेंज करेंगे आप, 2 से 3 से किसी से मल्टीप्लाई वगैरह करके, अगर चेंज हो जा रहा है तो उसको चेंज कर लेंगे आप अपने तरीके से। तो आपका अगर पहले से होल नंबर है तो वही वैल्यू रिपीट करके आपको ये वाली टेबल में सेम वैल्यू हो जाएगी। तो आपने देखा इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब आगे का जो स्टेप है, आगे मुझे लेना है क्या जी, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेना है हमारे को नेक्स्ट। इंपीरिकल फॉर्मूला हमारे को क्लियर हो गया, अब मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में इंपीरिकल फॉर्मूला होता है। तो आपको पहले n चाहिए, तो n क्या हो जाएगा बोलेंगे तो आप बोलेंगे मोलर मास अपॉन में इंपीरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास क्वेश्चन में दे रखा था, इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला मास ऑफ Fe2O3, तो ये आपका Fe का होता है कितना जी, 55.85 मैंने बताया था आपको, इंटू में 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। टोटल वैल्यू आप सॉल्व कर लेना, वैसे मैं बता देता हूँ आपको 159.7 आ रही है आपकी। अब मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलरेडी आपका दे रखा था 159.8, क्वेश्चन के अंदर गिवन था, और ये कितना हो गया 159.7 डिवाइड करोगे 1। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया आपका, देखो n इंटू में इंपीरिकल फॉर्मूला, तो आपका ये बन जाएगा हमारा, क्या बन गया इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, n की वैल्यू 1, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है जी Fe2O3 है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया बोलेंगे तो Fe2O3। यानी जो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो वही हमारा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो रहा है। तो आई थिंक सो इस न्यूमेरिकल के बेस पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है, किस तरीके से आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है।